हेलो गाइस, अंतेश रंजन मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सबको पता ही होगा और नहीं पता तो आप सब पता कर लीजिए, जो कि अभी डिजिटली मैपिंग हो रहा है। तो अभी जो है ना सीओ वीडियो और जो भी कर्मचारी हैं सरकारी वो सब आने वाले हैं। तो आप सभी को मैं दिखलाऊंगा और जो भी अभी जो है मैं आप सबको थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूँ, जो कि 2 नंबर फॉर्म और 3 नंबर 2 नंबर फॉर्म जो है खतियान रसीद ये सब भराएगा और 3 नंबर फॉर्म जो है वो बंसावली गाँव। तो अभी जो है अभी वीडियो सीओ और अन्य अधिकारी सब जो आए हुए हैं, तो चलिए उनसे आप सभी को मैं भेंट कराता हूं और उनका पूरा भाषण आप सबको रिकॉर्ड करके इसलिए सुनाऊंगा, जो कि आप सब दूर दूर से अगर मतलब बिहार में, अगर बिहार के अदर स्टेट में रह, जैसे बिहारी जो है वो अदर स्टेट में आप सब रह रहे हैं, तो आप सबको जानकारी जरूर मिले, जो कि सर्वे अभी 2024 में हो रहा है। तो आप सब प्लीज़ ऑनलाइन भी सर्वे कर सकते हैं, ये नहीं जो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन भी सर्वे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप सभी को ले चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जितने भी देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अभी ना मतलब जो भी कर्मचारी आप देख सकते हैं, जो कि जो आरोप सर होते हैं आ रहे हैं यहाँ पर, और सर इनका नाम हुआ और यहाँ पर सब ग्रामवासी सब इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए और ये यहाँ देख सकते हैं। बाकी तो अभी हमारे और अभी कौन कौन आ रहा था आप सभी को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जो कि आप सब कौन कौन आए हुए हैं अभी कर्मचारी सब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सब इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद सर्वे के बारे में बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे इस ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम के जो अमीन साहब हैं नीतीश जी से, वो सर्वे के बारे में जानकारी दें। और इस ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए माननीय मुखिया जी का भी स्वागत है। इस ग्राम सभा का आयोजन आप लोगों को सर्वे, जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा बिहार में, उसके बारे में बताने के लिए आयोजित किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने टीवी, समाचार पत्र इन सब में देखा होगा कि सरकार जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य करा रही है, उसके बारे में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। न्यूज पेपर और हर जगह सुना हो। तो यहाँ शुरू किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा नाम अमित रंजन हुआ। मैं महनार अंचल में विशेष सर्वेक्षण अमीन के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ। मोहम्मदपुर पंचायत में मेरा 2 गांव पड़ा है, नौरंगपुर और खानपुर। और मोहम्मदपुर गांव में मोहम्मदपुर गांव और बिशुनपुर गौसी जो है वो नीरज जी का पड़ा है, वो आपके विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए। और जलालपुर और परमानंदपुर जो है वो नीतीश जी का है, वो आपके विशेष सर्वेक्षण अमीन है। तो अपने अपने गांव के अमीन को पहचान लीजिए। इसके बाद बता देते हैं कि हमारे सबसे नीचे गांव के उसके ऊपर हमारे कानूनगो सर होंगे, उसके ऊपर हमारे एएसओ मैम होंगी, उसके ऊपर हमारे नोडल सर होंगे, जिनसे आप लोग मिल चुके हैं। उसके ऊपर प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जिला स्तर पे, बंदोबस्त पदाधिकारी जिला स्तर पे, और उसके बाद फिर विभाग है। देखिए, सर्वे का काम सबसे पहले उद्घोषणा से शुरू होता है। तो उद्घोषणा जो हुआ है वो वैशाली का हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी ने किया है। बंदोबस्त का काम होगा, इसमें आपको दस्तावेज सभी लाने होंगे। जो जमीन का दस्तावेज है उसी के आधार पे आपका सर्वे का काम होना है। जिनका जमीन जो खतियानी है, जो वंशगत जमीन है, उसके लिए खतियानी लगना है। जो खरीदगी जमीन है उसके लिए केवाला लगना है। वो आपको प्रपत्र 2 के साथ लगा के देना है। प्रपत्र 2 जो है वो घोषणा का प्रपत्र है, उसमें स्व घोषणा है। उसमें आपको नाम, अपना खाना नंबर, ग्राम, जितना भी आपका खेसरा है वो सब लगा के उसमें देना है। खेसरा नंबर, खाता नंबर,
रकबा कितना है, ये सब आपको उसमें प्रपत्र 2 में लगा के देना है। प्रपत्र उसके साथ एक प्रपत्र 3(1) है वंशावली का। प्रपत्र 3(1) में आपको वंशावली भर के देना है। ये 2 प्रपत्र रैयत को खुद देना है। इसमें प्रपत्र 2 घोषणा का और प्रपत्र 3(1 जो है वो वंशावली का है। देखिए, सर्वे के क्रम में जब अमीन जाएंगे तो आपके गांव का त्रिसीमाना उन्हें पता नहीं हो। त्रिसीमाना वो होता है जहाँ जैसे ये गांव है, इस गांव का जहाँ बाउंड्री होगा तो दूसरे गांव का भी बाउंड्री वही होगा, कॉमन बाउंड्री होगा। और एक जगह पे 3 गांव का बाउंड्री रहता है, उसे त्रिसीमाना कहते हैं। जहाँ 3 गांव का बाउंड्री मिलता है उसे त्रिसीमाना कहते हैं। हम तो नक्शे से देख लेंगे, लेकिन फिर भी रैयतों का, ग्रामवासियों का हमें सहयोग चाहिए होगा कि भाई इस गाँव का त्रिसीमाना यहाँ है, इस गाँव का खेत वहाँ तक जाता है, तो आप हमें बता दीजिए कि कहाँ तक इस गाँव का खेत जाता है, तो हम त्रिसीमाना वहाँ से तय करेंगे। त्रिसीमाना जब हम बाउंड्री के वेरिफिकेशन के क्रम में त्रिसीमाना जांचा जाता है और एक मुस्तकिल जांचा जाता है। जैसे कि अब त्रिसीमाना एक जहाँ पे 3 गांव मिलता है तो उस पॉइंट को भी फिक्स करने के लिए एक फिक्स पॉइंट लिया जाता है, और वो 3 गांव का, जो तीनों गांव वहाँ पे मिलते हैं, उन तीनों गांव का फिक्स पॉइंट एक लिया जाता है। और उससे उसकी दूरी को पहले तो नक्शे पे मापा जाता है, फिर उसके बाद ETS मशीन जो आता है, एक डिजिटल मशीन होता है, उसके थ्रू भी उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। देखिए, जब त्रिसीमाना हो जाएगा, गांव का सीमा हमें पता चल जाएगा। गांव का सीमा हमें तो नहीं पता होगा, आपको पता होगा कि भाई इस गांव का सीमा इस खेत तक जाता है। और दूसरे एक गांव के भी कई त्रिसीमाने होते हैं, उनका एक गांव इधर से मिल रहा है, दूसरे गांव इधर से मिल रहा है, तो उसमें उस क्रम में आपको सहयोग चाहिए होगा अमीन को। देखिए, अगला क्रम आएगा किस्तवार का। तो किस्तवार में जो होता है, क्या हुआ है, 1988 का कार्यक्रम रहा है रिविजन सर्वे का। अब उसी बीच में इस गाँव का भी हुआ, बस सब गाँव का अलग अलग समय काल है। 1988 रिविजन सर्वे का कार्यक्रम है। उसके बाद अभी जो हो रहा है वो स्पेशल सर्वे हो रहा है। इस सर्वे में क्या है कि रिविजनल सर्वे के आधार पे ही इस सर्वे को किया जाएगा। तो जैसे रिविजनल सर्वे 88 के क्रम में 1959 से 88 के बीच में हुआ, तो उसके बाद बंटवारा भी खेत का हुआ होगा, नए रैयत बने होंगे, उनका वंश बढ़ा होगा रैयतों का। उसके बाद जो ये सर्वे है, इसके लिए हवाई सर्वेक्षण किया गया और हवाई सर्वेक्षण से नक्शा तैयार किया गया। वो नक्शे में क्या है कि उसी नक्शे को हमें वेरीफाई करना है। जैसे क्या है कि आप 10 कट्ठे का उसकी 2-3 फसल आप अपने सहयोग के अनुसार लगा रखे हैं, आपकी एक ही रही है, 2-3 फसल लगा रखे हैं। तो हवाई सर्वेक्षण में क्या हुआ है कि उसका 3 खेत बन गया। तो हमें उसी हवाई सर्वेक्षण से जो नक्शा मिला है उसे वेरीफाई करके, अगर वो 10 कट्ठे का प्लॉट अगर 3 बन गया है, वो एक ही आदमी जोड़ रहा है और एक ही आदमी का है, तो हमें उसे 1 बनाना है। मतलब हवाई सर्वेक्षण के में जो नक्शा बना है उसको सुधार करना ही है हमें विशेष सर्वेक्षण में। विशेष सर्वेक्षण में क्या है कि पुराने जो खतियान हैं, खतियानधारी, उनका जो मृत होगा, तो उनके वंशज, उनके नए जो वंशज आए हैं, उनके नाम पे खतियान बनाया जाएगा और सारा जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो जाएगा। इससे ये होगा, डिजिटल करने का ये फायदा होगा कि जो नक्शा है, जैसे आप अभी एक जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा बेचें, तो नक्शा रिकॉर्ड में ऑनलाइन उसी वक्त काट दिया जाएगा। तो डिजिटल करने का ये फायदा है। देखिए, अगला क्रम किस्तवार का, वही कहें किस्तवार में जो है वो हवाई सर्वेक्षण के नक्शे को वेरीफाई भी करना है और नए किस्तवार जब होगा उस समय आपको अपने अपने खेत पे उपस्थित रहना होगा। उसमें नया नंबर दिया जाएगा, आपसे रैयत का नाम पूछा जाएगा और आपके दस्तावेज भी देखे जाएंगे। किस्तवार के समय जो भी आप दस्तावेज देंगे, खतियानी के वाला जो भी रसीद जो भी देंगे, उसका हमारे पास जो रिकॉर्ड रहेगा उसके सत्यापन होगा, उसके बाद ही खाता खुलेगा। सारे रिकॉर्ड्स को मैच किया जाएगा। देखिए, अगर इस सर्वे के क्रम में मान लीजिए कि कहीं किसी का रकबा गलत हो गया, किसी का नाम छूट गया, किसी का नाम नहीं जुड़ा, तो उसके सुधार के लिए आप 3 समय आपको 3 बताते हैं कि अगर किसी का नाम छूट गया, रकबा गलत हो गया या कुछ भी समस्या आ गया आपको सर्वे से लेकर जो हमने काम किया, तो उसमें आप दावा आपत्ति का प्रपत्र 8 होता है, उसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हैं कि भाई हमारा रकबा गलत हो गया। प्रपत्र 8 का फॉर्म आपको भर के देना होगा। उसके बाद वहाँ से कानून को ऑथराइज करेंगे, फिर साइट पे जाया जाएगा आपके खेत पे। उसके बाद खेत की वस्तुस्थिति और कागज को जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आपका जो सही रहेगा उस चीज़ को ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, सर्वे के काम में आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप दस्तावेज के रूप से दस्तावेज आप पूरी तरह से लाइए, पूरी तरह दिखाइए। जब किस्तवार हो आप वहाँ पे उपस्थित रहिए। आप किस्तवार जब हो तो उस समय आप उपस्थित रहिए।
सारे दस्तावेज लेके आइए, यही है। सर्वे का काम आपको पूरे टाइम किया जाएगा। तीसरा जब जांच होगा, जैसे जिनके नाम पे खाता खोलना है उनको ही वहाँ रहना है। ये नहीं कि जैसे जिनके नाम पे किया जाए आप है नहीं, कोई पड़ोसी किसी और का नाम लिखा दिया बगल वाला रहिए। तो तीसरा के समय जब रजिस्ट्रार का काम होगा उस समय आपको उस समय उपस्थित रहना होगा। आगे का काम आ जाओ। मुझे 3 मौजा मिला हुआ है, जो है जलालपुर, परमानंदपुर और एक मिल्की चक है, हाफिज उस मिल्की चक है। ये तीनों मौजा है। सबसे पहले मैं सभी से परिचित करवा देता हूँ। यहाँ पर सबसे बढ़िया पदाधिकारी है नोडल पदाधिकारी। अच्छा, ये इंग्लिश में लिख दे हो तो इंग्लिश में लिखेंगे। सर है, जानते होंगे आप लोग। बाकी जो भी लिख रहे हैं सब विशेष सब्जेक्ट से नामित कर दी। ये तू लिखो तो पहले हम कर देंगे। कहाँ? बिहार सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण। जो समस्याएं हैं, जो जमीनी विवाद है, उसको मिनिमाइज करना या कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण जो सर्वे प्रारंभ किया गया है। ये जो सर्वे का प्रक्रिया है वो 22 चरणों में पूर्ण होने वाली है। 22 चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, जिसमें से जो पहला चरण है जिसका नाम है उद्घोषणा, वो पहला प्रपत्र है। उद्घोषणा के माध्यम से जिला पदाधिकारी होते हैं, जो जिनका नाम बंदोबस्त पदाधिकारी होता है, उस जिला में सबसे वरिष्ठ होते हैं सर्वे डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। और उद्घोषणा में ये बताया जाता है कि आप जो रैयत है, आपका जहाँ पर भी जो प्लॉट है, उस प्लॉट में सर्वे के दौरान जो क्षति होगी या जो भी जो मेर है, मतलब आरी जो है, या कोई झाड़ आ जाता है, कोई पेड़ आ जाता है, कोई फसल होता है, उसकी जो क्षति होगी उसमें आप लोग कर्मी का जो सर्वेक्षण करेंगे उसका सहयोग करेंगे। उसके लिए आप मना नहीं करेंगे कि मत जाइए, हमारी क्षति बर्बाद हो, हमारी क्षति हो जाएगी फसल की, इस सब के लिए आप मना नहीं कर सकते। वो उद्घोषणा में होता है जिसका प्रपत्र नंबर 1 होता है। फिर प्रपत्र 2 होता है जिसका नाम है स्वघोषणा। स्वघोषणा प्रपत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण परिपत्र है आप लोगों के लिए। इसमें आपका जो जमीन है, आप जिसके जोतते हैं, जिससे उपजा कर स्थापित है, जिस पर आप अधिकार दिखाते हैं, उस जो भी जमीन है सभी दस्तावेजों के साथ उसमें संलग्न करके उसमें आप भरेंगे। बाकायदा उसका एक फॉर्मेट है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी से भी मैंने साझा की थी, और यहाँ मैं भरना कहते हैं। ये प्रपत्र 2 है, इसमें सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम है भरना है। इस राजस्व ग्राम वो ग्राम होता है जो आप लोग जोतते हैं, जिससे आप अनाज उगाते हैं, जो जिस पर आप अपना अधिकार दिखाते हैं और जिससे सरकार को राजस्व जाता है, तो उस गांव का नाम लिखना है। दूसरा कॉलम है जिसमें थाना नंबर दिया हुआ है। ये आवश्यक नहीं है, अगर आप लोग को जानकारी होगी नहीं होगी तो हमसे पूछ कर भर लीजिएगा। हल्का नंबर है, पुलिस थाना है, उसका अंचल भरना है, जिला भरना है। उसके बाद है रैयत का नाम, उसमें लिखा हुआ है कि रैयत के नाम में हिस्सेदार का नाम एवं अन्य अगर कोई हो सही पिता का नाम, मतलब आप 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो इसमें सबसे पहले कॉलम बना हुआ है। उस कॉलम में जिनके नाम से अकाउंट होगा उनको ऊपर में आप लिखेंगे। उसके बाद आप जितने भाई हैं, जितने हिस्सेदार हैं, उनका नाम लिखेंगे, और सबसे अंतिम में अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। ये कॉलम पूरा हो गया। इसमें 14 कॉलम बना हुआ है, 11 कॉलम बना हुआ है। इसमें पहला कॉलम है जिसमें आपको भरना है कि किसके नाम से अकाउंट होगा, मतलब किसके नाम से खाता खुलवाना है या कितने हिस्सेदार है, सबका नाम उसमें भर देना है, और अंत में अपने पिताजी का नाम भर देना है। उसके बाद है अस्थायी पता, अपने गांव का नाम लिख देना है इसमें। उसके बाद है स्वामित्व या हरित भूमि का ब्यौरा, उसमें है खाता डालेंगे,
खेसरा डालेंगे, उसके बाद रकबा डालेंगे। रकबा आप लोगों को कट्ठा में होगा, बीघा में होगा, जो लिखा हुआ होगा उसको आपको एकड़ या डिसमिल में लिखना है, उसको कन्वर्ट करके लिखना है। फिर चौहद्दी है, चौहद्दी जो आपके केवाला में होगा, वो खतियान में होगा, वो पुराना वाला चौहद्दी है जो बहुत पहले लिखा होगा, तो वो चौहद्दी आपको नहीं लिखना है। वर्तमान स्थिति में जो आपका प्लॉट है, उस प्लॉट के चारों साइड किनका खेत है, पोखर है, मंदिर है, मस्जिद हो, या कहने का ये पर्पस है कि पहले वाली चौहद्दी खतियान में से देख करके या फिर केवाला या जहाँ से भी हो वहाँ वो नहीं लिखना है, पूरा वर्तमान स्थिति में क्या है वहाँ पर वो लिखना है आपको। उसके बाद किस जमीन का वो किस प्रकार का जमीन है, जो जमीन है उससे आप कृषि करते हैं, अगर धान गेहूँ जा करके खाते हैं तो कृषित भूमि हो गया, वो कृषि लिखेंगे। पोखर है, पोखर लिखेंगे। बगानी है, बाग बगीचा लगाया है तो बगानी लिखेंगे। तो जिस भी पर्पज से आप उस खेत का, उस प्लॉट का यूज करते हैं वो इसमें आपको भरना है। नेक्स्ट कॉलम में जो कॉलम नंबर 7 है, उसके बाद को छोड़कर लगा, जब आपके नाम से होगा तो आप रसीद कटाते होंगे, उससे लगान जो सरकार को जो टैक्स देते हैं वो आपका जमाबंदी होता है, वो इसमें भरना है। उसका जमाबंदी संख्या है, तो जमाबंदी संख्या होगा, जो जमाबंदी देते होंगे उनका लगान भी उसमें लिखा रहता है, दोनों उसमें से ही भरना है। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, अहम बात जो है वो है आपका भूमि पर दावा का आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जमीन हो सकता है कि आपका खतियान के बेसिस पर हो, आप उत्तराधिकारी हैं तो आपको उत्तराधिकारी है उस बेसिस पर खतियान के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। हो सकता है कि आप केवाला करवाए हो, उस बेसिस पर भी मिलता है। हो सकता है कि आपको गिफ्ट में मिला हो, वो भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको बचने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया हो, वो भी हो सकता है, उसका भी पर्ची बनता है। तो ये मैं एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है खतियानी जमीन। खतियानी जमीन जो आपके पूर्वज के माध्यम से आपको मिला है, तो आपके पूर्वज का जमीन है इसीलिए वो आपका जमीन है, क्योंकि आपके पूर्वज का जमीन है। तो उस लेने का एक बेसिस है, वो है वंशावली। उसमें 2 प्रकार से, अगर आपके डायरेक्ट नाम से खतियान है तो आपको वंशावली की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपके पूर्वज के नाम से है। अब पूर्वज के नाम से वो रहे नहीं, तो वो अगर नहीं है तब आप दावा करते हो उस जमीन को लेकर के, उस प्लॉट को लेकर के कि ये मेरा है, तो उसके लिए आपको वंशावली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है नहीं, वो तो मृत है जिनके नाम से खतियान है। तो इसमें दो स्थितियां बनती है। अगर वो जीवित है तो आप डायरेक्ट खतियान उसके साथ आधार कार्ड लगा करके, और ये जो फॉर्म 2 है जो स्वामित्व का फॉर्म है, प्रपत्र 2 है, रैयत द्वारा स्वामित्व है, इसको आप डायरेक्ट फिलअप करके और खतियान के साथ आधार कार्ड लगा करके जमा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि होगा ही 90% लोग अभी नहीं है जिनके नाम से खतियान है, क्योंकि ये 1970-72 के आसपास की बात है कि मैंने खतियान प्राप्त की, तो अभी उठाओगे नहीं। तो दूसरा बेसिस है इसका कि आप वंशावली के आधार पर, क्योंकि आप उत्तराधिकारी हैं, तो उत्तराधिकारी होने का प्रमाण आपको एक देना पड़ेगा। जो काम करता है वंशावली, वंशावली ही निर्धारित करेगा कि ये जो है जिनके नाम से खतियान था वो आपके वंशज रहे हैं, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए कि ये हमारे पूर्वज है, उस पर तब आपका अधिकार होगा। और अगर पीड़ित नहीं है, वो जीवित है, तो आप वो केवाला लगा करके, आधार कार्ड लगा करके आप अपना सबमिट कर सकते हैं। टेंशन से तो हम मुक्त हो जाए। एक होता है बंदोबस्ती पर्चा। ये होता है कि सरकार की जो कहीं पर भूमि हो और जो भूमिहीन व्यक्ति हो, उनको सरकार के द्वारा दे दिया जाता है बसने के लिए, सिग्नेचर करेगा कि आप यहाँ पर घर बना करके रहेंगे। तो पर्चा होता है जो किसी के माध्यम से भी दे दिया जाता है जमीन, उसमें कहते हैं वार्षिक पर्चा। वो भी एक पर्चा निर्गत करते हैं, हस्ताक्षर उस समय में क्या हुआ करती थी कि सरकार ने एक लिमिटेशन निर्धारित किया था कि रैयतों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। एक फिक्स था कि इतना जमीन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा के कंडीशन में
क्या करते थे कि उनसे जमीन ले लिया करते थे, और जो भूमि ढूंढ सकती है जिसके पास भूमि नहीं है उसको बसने के लिए दे दिया करते थे। तो वो परवाना पर्चा कहलाता है। तो वो परवाना पर्चा भी एविडेंस का काम करेगा, वो इसमें आप संलग्न कर सकते हैं। गिफ्ट के माध्यम से कि कोई खुश हो गया किसी चीज से, कोई बहुत बड़े जमींदार है वो खुश हो गए तो आपको गिफ्ट कर दे कि ये लो, ये इकट्ठा मेरा रख करके आप उठ जाइए, आपके अधिकार में। तो वो गिफ्ट का होता है, उसका भी एविडेंस होता है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ बना करके संलग्न करके दे सकते हैं। ये है दावा। ये जो आपको मैंने बताया वो जमीन किस प्रकार से आपका अधिकार है, यानी नाम लिखे आधार पर, इस आधार पर आपका जमीन होगा। तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट था। उसके बाद अभियुक्ति का और जो भी जानकारी मांगी जाए वो जानकारी के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जानकारी है जो आवश्यक है और इस कॉलम में नहीं पूछा गया है, उसको आप अभियुक्ति कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि किसी पर विवाद चल रहा हो, न्यायालय प्रक्रिया में हो, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि न्यायालय प्रक्रिया में, उस पर अपना केस नंबर लिख सकते हैं और संलग्न करके दे सकते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, क्या बोले जो भी जमीन है जो अनावास बिहार सरकार हो गया है, पहले जागरूकता के अभाव में इस ग्राम सभा या आम सभा का जो पर्पस है वो यही है। पहले क्या होती थी कि लोग जागरूक नहीं हुआ करते थे। हमसे मिले भी कहीं आप लोगों के इसी समाज के रैया मिले भी, और मुझे उन्होंने अपनी समस्या बताया है। वो कोलकाता में थे उस समय में। अब कोलकाता में थे, सर्वे हुई, सर्वे की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। तो जो सर्वे कर्मी यहाँ पर आए, सर्वे करके गए, उसको कोई कागजात नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो वो क्या किए, कर्मचारी क्या कर दिए, जो आए थे सर्वे करने के लिए, अनावास बिहार सरकार के नाम से अकाउंट खुल गया। अब वो हो गया सरकार का। तो आपका क्वेश्चन यही है कि जो सरकार के अधीन चले गया अगर, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो उसकी प्राप्ति इस सर्वे में नहीं होगी। उसकी प्राप्ति के लिए आपको न्यायालयिक प्रक्रिया में जानी पड़ेगी। लेकिन ये अभियुक्ति का कॉलम है, यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि ये चीजें बिहार सरकार के नाम से हो गई और न्यायालयिक प्रक्रिया है, न्यायालय के माध्यम से उस जमीन की प्राप्ति आपको होगी। बिल्कुल न्यायालय में जाना पड़ेगा, वो न्यायालयिक प्रक्रिया है। इस सर्वे के माध्यम से वो जमीन आपको नहीं मिलेगी। सर्वे में उस जमीन का हम लोग लिख लेंगे कि अनावास बिहार सरकार का ही है, और वो आपके पास मंच पर उपस्थित मुखिया जी, जनप्रतिनिधि और हमारे प्यारे ग्रामीण जनता, मैं सभी का स्वागत करता हूं कि आप जो है इतनी संख्या में ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं और सर्वे के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि सर्वे के बारे में आप क्या समझते हैं, ये कोई बताइए, किसी को पता है? सर्वे करने का ये हमारा मकसद, सरकार का मकसद है कि जो है आपका उस जमीन का मूल रैयत या आपको हक दिया जा रहा है, मालिकाना हक दिया जा रहा है जो है। इससे पहले 2 सर्वे हो चुका है, जैसे आप लोग को पता होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे 1915 में हुआ था, उसके बाद 1970 में जो हुआ रिविजनल सर्वे, जो हाजीपुर या वैशाली जिला में जो है RS रिविजनल सर्वे है। यहाँ पे हम लोग रिविजनल सर्वे के अनुसार से काम किया जाता है। और जो है इसके बाद जो है 2012 में स्पेशल सर्वे का एक्ट बना और 2021 में जो है 20 जिला में ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही। उसके बाद अभी जो है हम लोग 18 जिला में स्टार्ट हुआ है सर्वे। तो कुल मिलाकर 38 जिला में जो है अभी हमारे यहाँ सर्वे चल रहा है। तो जैसे कि पता है कि सर्वे जो है, जो हम लोग मालिकाना हक नए सिरे से तय कर रहे हैं, ठीक है। और जितना भी नॉलेज है ऑलरेडी अमीन लोग के द्वारा दे दिया गया है।
तो मैं 2-3 चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। क्या दिक्कत आ सकती है आपको जो है, सबसे पहले है जो है आप अपना जमीन पहचानेंगे और एक पेपर बना लीजिए, ठीक है। एक पेपर में खाता, खेसरा, रकबा, ठीक है, वो लिख लीजिए कि मेरा ये जमीन है, खाता ये है, खेसरा ये है और रकबा इतना मेरे अंडर में है या मैं उसका दखलकार हूँ। उसके बाद वो जमीन जो है वो कैसे आपको प्राप्त हुआ, खतियान से प्राप्त हुआ या आप किसी से आप रजिस्टर्ड डीड लिए हैं या गिफ्ट लिए हैं, बदलान है, जो भी चीज है, तो आप उसको लिखिए। उसके बाद जो है हम लोग प्रपत्र 2 देखें। प्रपत्र 2 में उसी को आप लोग भर दीजिए। सबसे पहले काम ये जो करना है आप लोग को, आप अपने घर जाइए, आज अपना जमीन जो है आप एक पेपर में लिखिए, ठीक है, मेरा खाता ये है, खेसरा ये है, रकबा ये है। दूसरा बात ये होगा कि जैसे खतियान में पूर्वज के नाम से होगा, तो दूसरा चीज है कि वंशावली। वंशावली सबके पास है, आधा लोग के पास नहीं होगा, आप जान रहे हैं। पहले कैसे बनता था वंशावली बताइए? अंचल से बनता था, सीओ साहब के यहाँ से बनता था। अब जो है नियम चेंज हो गया है, अब जो है नियम चेंज हो गया है, पंचायत सचिव सरपंच साइन करके देंगे और प्रखंड से बनता है, बीडीओ साहब के यहाँ से बनता है। 1 साल पहले नियम चेंज हुआ है। तो इसमें जो है वंशावली के लिए एक इजी स्टेप बताता हूं मैं कि आप जो है आपके सरपंच साहब हैं, उनसे आप अपना वंशावली निर्गत करा लेंगे, आप मुखिया जी है या वार्ड पर्सन उनसे साइन करवा लेंगे, ठीक है, ये वैलिड रहेगा। और हमारे जो है अमीन जो है वो जाकर आपको चेक करेंगे या वेरीफाई करेंगे कि है जो इनका वंशावली जो है सही है कि नहीं। दूसरा बात ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वंशावली में अपने बहन का नाम नहीं देते हैं, ये है कि नहीं? सब लोग सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये सब मत कीजिएगा, ठीक है। हमारा अमीन जो है वेरीफाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उनको भी 50% आपको हकदार है, उनको भी आप जमीन को देना है आप। तो इसलिए जो है आप हमारा अमीन जो है वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। जो भी आप चीज और दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आप वंशावली दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी आप दे सकते हैं। आप अपने अनुमंडल में जाइए, वहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो आप साइन करेंगे वहाँ पे, वो लाके आप अमीन को दे सकते हैं कि मेरा जो है वंशावली इस प्रकार से है। आप सब जैसे मतलब सभी लोग के नाम से वो जमीन हो जाएगा। तीसरा ऐसा प्रॉब्लम क्या आएगा सही? हाँ, तो आप वो दे सकते हैं, उसका उन्हीं के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र दे सकते हैं। हाँ, वो आके दर्ज लेगी कि हाँ भाई हमको जमीन नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन हमको हम लोग पास प्रूफ रहेगा ना कि आप ये उससे बोलिए कि नहीं हमको जमीन नहीं चाहिए, ठीक है, होगा। हाँ, पहले सुन लीजिए, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका आप लोग उसका प्रक्रिया है, सतीश देख सकते हैं दोस्तों, जो कि ग्रामवासी सब मतलब ग्रामवासी ने एक मतलब सब नहीं मतलब एक आदमी का जो मुद्दा है वही क्लियर करने मतलब जो भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं वो मुद्दा को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक के द्वारा सबको मतलब जो भी सलूशन दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पर सभी आए हुए हैं जो भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं। प्रोविज़न क्या क्या है, सभी का अपना अपना मतलब क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर दिया जरूर जाएगा। आप यहाँ सुन सकते हैं जो कि अभी धीरे धीरे हल्ला होते जा रहा है, इसलिए हो रहा है जो कि सबका ज़मीन जो है ना इधर उधर। हाँ, आपके राजस्व ग्राम में जो सर्वे होगी ये प्रपत्र 1 से लेके आपको 24 तक होगा। सुन सकते हैं आप, पहले सुनिए। समझिए, बहुत सारी बेनिफिट आपको ये स्पेशल सर्वे से होने वाली है। आप बात कर रहे हैं कैडेस्ट्रल सर्वे की। जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रही थी उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो आपके पूर्वज के नाम से जमीन था,
लेकिन रिविजनल सर्वे में किन्हीं और के नाम से बन गया। तो आप इस 30-40 साल के अंदर आप मूर्ख तो नहीं थे, आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे थे। क्या आपने न्यायालय में केस किया? क्या आपने टाइटल शूट किया कि आज सर्वे अमीन साहब आए हैं तो हमको पुराना जमीन निकाल के दीजिए? इतना दिन से आप कैडेस्ट्रल सर्वे से नापी करवा रहे हैं कि रिविजनल सर्वे से? तो के बारे में खड़ी लीजिए। पहली तो बात है कि यहाँ उपस्थित हमारे वरीय पदाधिकारी नोडल ऑफिसर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं उपस्थित इस ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी जो ग्राम सभा का आयोजन किए, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आशीष कुमार एक स्पेशल सर्वे अमीन हूँ आपके इस महानार अंचल में। तो ये सर्वे जो हो रही है, चलिए इनके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो सर्वे होगा इससे क्या बेनिफिट्स होगा, क्या लाभ हमें होगी, और इससे जो काम जो प्रक्रिया जो देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आप पूरा ये जो है पूरा मतलब जो कि सरकारी कर्मचारी बोल रहे हैं, तो आप सब कृपया करके सुनिए प्यार से। और यहाँ देखिए अभी कुछ ग्रामवासी सब हल्ला मचा रहे हैं। हमारे इस जिला वैशाली में 1988 तक सर्वे का कार्य चला था, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं। जो हमारा नक्शा ये RS में करेंगे हम, इसे ये RS का मतलब हुआ रिविजनल सर्वे। आप जो अभी केवाला करवाते हैं, आप जो मुझे जमाबंदी किसी भी जमीन का कटवाते हैं, किसी का रसीद कटवाते हैं, किसी से भी सरकारी लाभ लेते हैं, तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे से नहीं ले रहे हैं, आप रिविजनल सर्वे से ले रहे हैं। रिविजनल सर्वे होगी, ये प्रश्न रिविजनल सर्वे को देखते ही किया जाएगा। तो सर्वे से होने वाली लाभ क्या? आज हमारे देश विदेश कहीं भी रहते हैं और पैसे की जरूरत होती है तो आधार नंबर सिर्फ याद रहता है, अंगूठा लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, ना पासबुक की जरूरत ना। अगर मेरा ये राजस्व ग्राम है और हम अदर स्टेट में भी हैं, तो मेरे नाम से जो जमीन है, अगर हमको कागजी प्रमाण की जरूरत हो गई तो हमको घर नहीं आना पड़ेगा हर कॉपी के लिए। हम वहाँ जिस तुरंत प्रिंट कर लेंगे, एंट्री करेंगे, तो तुरंत आपका जब अंगूठा लगेगा तो आपके नाम से जितना भी जमीन है उस राजस्व ग्राम में टोटल डिटेल आ जाएगा। वो खाता किसके नाम से है, कौन सी खेतरा है, कितना जमीन है, टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आपको ये बेनिफिट्स होगी इस सर्वे से कि अभी कोई खेतरा 1820 है और हम जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं। मेरा केवाला जो है वो 20 डिसमल का है, प्लॉट नंबर 1820 है, और कोई रैयत उस जमीन को खरीद रहा तो मैं 30 डिसमल में से सिर्फ 10 डिसमल बेच रहा हूँ। लेकिन जो रैयत उस जमीन को खरीद रहा है तो वो रैयत को भी वही खेतरा मिलता है जो खेतरा पहले वाले रैयत को रहता है। तो अगर 1820 नंबर प्लॉट है तो 1820 नंबर इसका भी नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा इस सर्वे से। उस सर्वे के बारे में जानकारी लीजिए। ये पूर्वज के नाम से जो खतियान है, जो 20 साल 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, अब आपके नाम से हो जाएगा, उनके वंशज के नाम से हो जाएगा। जो भी परेशानी होती है रसीद कटवाने में, कोई भी सरकारी लाभ लेने में, वो परेशानी नहीं आएगी। अब जमाबंदी है 10 फरीक मिलाकर, रसीद कटवाने के लिए 10 टका उससे मांग रहे हैं, 20 रुपया उससे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा है। तो वो परेशानी दूर करने के लिए ये स्पेशल सर्वे करवाया जा रहा है। आपके जो पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा जो हैं, उन्हीं के नाम से एक हथियार है। इस सर्वे में हमारे दादा परदादा जीवित नहीं है तो वो जमीन अब हम लोग को अपने नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। पहले हम लोग ट्रांसफर करवाने के लिए क्या करते थे कि पहले कोर्ट से बंटवारा शूट करते थे, फिर उसको सीओ साहब के द्वारा जमाबंदी खुलवाते थे,
बहुत सारी परेशानियां होती थी, बहुत सारे दौरे लगाने पड़ते थे। लेकिन ये जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, इसमें आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो स्पेशल सर्वे अमीन है, उनके जो पदाधिकारीगण है, आपको वहीं तक सीमित हो जाएगा। आपके अपने ग्राम में पहले मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म होने दीजिए। जब मैं पूरा सर्वे के बारे में बता दूंगा तो आप सभी से एक एक करके सवाल पूछूंगा और सभी का जवाब दूंगा। ये जो आप बंटवारा सूट कोर्ट से करते थे तो बहुत सारा रुपया खर्च होता था, लेकिन अब जो आप बंटवारा सूट बनाएंगे तो आपसी सहमति से। अगर मेरे पिताजी के नाम पर 10 डिसमिल जमीन है और हम 5 भाई हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और हम 5 भाई, लेकिन वो जमीन जो है मेरे पिताजी के नाम से, ये जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे सर्वे अमीन साहब आपके प्लॉट पे आएंगे तो वहाँ उनके आरएस नक्शा में एक प्लॉट दिखेगा, लेकिन जब स्थल पे आएंगे तो वहाँ 5 घर दिखेंगे। तो सर पूछेंगे ये घर किनका है, ये घर किनका है? तो आप 5 भाई अपना अपना नाम बताएंगे। तो सर क्या करेंगे, 5 भाई का एक अलग अलग प्लॉट बना देंगे। इससे क्या होगा कि सबको प्रश्न, ये आप लोगों की सहमति से ही जो हमारे सर्वे कर्मी यहाँ आएंगे, आपके प्लॉट अनुसार एक नक्शा बना देंगे, एक नया चित्रा बना देंगे। हमारे इस पूरे बिहार में लगभग 2016 में एक हवाई सर्वे हुआ था, जो कि हम लोग को पता है कि हमारे बड़े पापा दादा से बोलते थे, उस समय नहीं उतना ज्ञान था, कि हेलीकॉप्टर से सर्वे हुआ। जब हम लोग विभाग में आए, हम लोग को पता चला कि 2016 में एक एरियल सर्वे हुआ था, उसी के अनुसार आज हम लोग सर्वे करेंगे। वो जो एरियल सर्वे हुआ है, आपने जो 5 घर बनाया है, वो 5 घर को लोकेट कर लिया। वो 5 घर का एक अलग अलग नक्शा बना है। उस नक्शा को वेरीफाई करने के लिए जब आपके सर्वे कर्मी आपके प्लॉट पे आएंगे तो आप